क्लासेस चलेंगी। हालांकि रोज ही क्लासेस चलती हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्लासेस को आप शानदार देकर चलती हैं या फिर आप एकदम एज अ जैसे भीड़ तंत्र कहीं जाला चला रहता है उसी तरीके से आप चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टेट ऑफ द डे, जैसा कि रजनी ने कहा कि सर स्टेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स में, तो मजा आ जाएगा। स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेट के बारे में जानकारी हासिल करना। तो आज हम लोग स्टेट के बारे में भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को अपने अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। ठीक है, विजय भवा बैच कल से शुरू हो रहा है, आज कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो अपने नींद को विजय प्राप्त नहीं कर पाते। नींद तो जरूरी है, नो डाउट नींद जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक जरूरी है। दिमाग रेस्ट कर सके उसके लिए जरूरी है, लेकिन नींद जो है एक लिमिट के ऊपर चली जाती है तो वो एक आलस्य बन जाता है, लेजीनेस आ जाती है, और ये सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है विद्यार्थी के जीवन में। यानी कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है, अगर नींद से गिर जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है। और निंदा पर जो विजय पा लेता है, यानी कि आपको राह चलते कहते हे, देखो अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हे, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, लड़के से कुछ नहीं हो पाता, तो आप उनको इग्नोर मारो, निंदा पर विजय पालो। अगर कोई व्यक्ति भी निंदा कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो आपका हितैषी बना हुआ है, आपके वेलफेयर वेल विशेस के तौर पे नहीं जाना जाता। कुछ ऐसे होते हैं, निंदा निंदा दो प्रकार की होती है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। निंदा पॉजिटिव, जो आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन हमेशा से आपकी निंदा करते हैं कि बेटा उठो, नींद से जागो, नहीं तो कुछ नहीं बन पाओगे, तो ये निंदा पॉजिटिव है। एक दूसरी निंदा होती है जो बगल वाली आंटी चाय चपत्ती लेने के बहाने आपसे पूछती हैं कि बेटा आप शादी कब करोगे, कब तक पढ़ते रहोगे। तो इस तरीके की जो निंदा होती है वो आपको पीछे खींचने के बारे में वो बोलती रहती है। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं, सभी बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आज हम लोग कल आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ रिपोर्ट है वो निकाला। तो इसमें ये बताया गया कि जो भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। जो भारत की जीडीपी है, भारत की जीडीपी का आकलन किया गया है और ये कहा गया है कि जो आपके जो ग्रोथ है वित्त वर्ष 2025 में 7% रहने की उम्मीद है। हालांकि आईएमएफ अपनी जो ग्रोथ रिपोर्ट निकालता है हर महीने, हर दूसरे महीने पे निकालता रहता है, जिससे कि देश अलर्ट हो सके, हमारा ही देश नहीं पूरा विश्व अलर्ट हो सके और इसके बारे में बताया जा सके कि देखो तुम्हारा देश कितना पीछे। और इसमें भारत के बारे में विश्व वित्तीय वर्ष 2026 में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया कि 6.5% रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अपनी ग्रोथ रिपोर्ट बताई है और उसमें बताया है कि देखो भाई, जीडीपी जो ग्रोथ है वो फोरकास्ट की है, वो कितना बताया गया है, वो 7.2% बताया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो जीडीपी है वो 7 के ऊपर कंसिस्टेंटली बनी हुई है। जीडीपी यानी कि एक तरह से ऐसा आप कह सकते हो कि एक ऐसा मापन यंत्र है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक प्रकार का ऐसा मापन यंत्र है जो जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक दूसरी भाषा में हम कहें तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें देश की सीमा के अंदर रह रहे जो विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग या देश के जो लोग हैं वो शामिल हैं और अपनी इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। दो तरह की जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेशन करके बेस ईयर की वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है और स्टेबल प्राइस पर कंपैरिजन किया जाता है।
और जो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है, वो कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-2012 का बेस ईयर माना जाता है। नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है, जबकि आपके जो रियल जीडीपी है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया जाता है। कैसे कैलकुलेटर, यानी कि जीडीपी को कैसे निकाला जाता है, आईएमएफ हो गया हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया हो, चाहे आरबीआई हो गया हो, ये सभी की सभी इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी का मतलब यहाँ पे आ गया कंजम्पशन, यानी कि भारत में रह रहे चाहे विदेशी नागरिक हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर जी का मतलब देखा जाए तो सरकार के द्वारा कितनी स्पेंडिंग की जा रही है, एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितने आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना हो रहा है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दो तो नेट एक्सपोर्ट निकल जाता है, और इस परिस्थिति को हम लोग जीडीपी के कैलकुलेटर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो आईएमएफ ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निकाला था। अब भैया देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, ये बकायदा गले मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। इसके पहले अगर 10 साल पहले की बात करें तो एक नॉर्मली भेंट मुलाकात होती थी, ऐसा लगता था कि मतलब कोई आ गया है, समिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कुछ मतलब नहीं रखते थे। लेकिन जिस तरीके से भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की अवेलेबिलिटी को मद्देनजर रखा जा रहा है, इनकी सोच को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि रशिया में कजान पे गए और वहां पे लड्डू खिलाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब ये किस समिट की बात की जा रही है भाई, ये समिट हो रही है 16वां ब्रिक्स समिट हो रहा है। और ये 16वां ब्रिक्स समिट की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये बेसिक तौर पर ब्राजील, रशिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर एक ग्रुप बना, और ये रशिया के द्वारा इस बार मेजबानी की जा रही है। और ये ब्रिक्स की जो समिट है वो कौन सी समिट है, 16वीं ब्रिक्स समिट है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था। आप सभी लोगों को बताते चलें कि 16वां जो समिट हुआ है वो 16वां समिट कहां पे हो रहा है, रशिया में, कोजान में हो रहा है। और 15वां जो ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसके अलावा यानी कि 5 देश के अलावा 6 अतिरिक्त देश को भी निमंत्रण देने का विस्तार किया गया था, यानी कि जोहान्सबर्ग में 6 और देशों को बुलाया गया था और कहा गया था कि देखो भाई आप भी ब्रिक्स में जोड़ सकते हो, बशर्ते आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजकिशियन से मुलाकात की। अब आपसे क्वेश्चन, देखो अभी हाल फिलहाल में जैसा कि भारत को इजराइल का मित्र राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है, भारत और इजराइल के बीच में काफी करीबी संबंध है। अब यहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। अब इस बीच ब्रिक्स समिट हो रहा है। ब्रिक्स समिट में ईरान के राष्ट्रपति आ रहे हैं और पहली बार भारत प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं, और उस मुलाकात में कह रहे हैं देखो भाई आपका जो दोस्त है ना, ये देखो मेरे ऊपर कितने हमले कर रहा है, आप पता नहीं क्यों चुप बैठो। ऐसा होता है नॉर्मली जब आप लोग फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो एक दूसरे से शिकायत करते हैं, जब पार्टी वार्टी होती है देखो यार ये मेरा दोस्त है और ये पता नहीं आपका जो दोस्त है मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहा है। तो इस तरीके की जो मुलाकात होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि भाई देखिए हम लोग सिर्फ व्यापारिक संबंध रखें, किसी भी प्रकार का जो है ना कोई ऐसा घरेलू और इस तरीके का संबंध नहीं है, हम लोगों का व्यापारिक संबंध है। तो व्यापारिक संबंध दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी जी किनारा हो लिए। और यहाँ पे ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद पजकिशियन, उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको मालूम है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है कि इतना इंडियन पॉलिटिक्स इतना ज्यादा इनके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ है कि किससे कितनी कैसी बात करनी है इनको मालूम है। यहाँ पे नए आमंत्रित देशों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, और अफ्रीका से इजिप्ट, इथियोपिया, लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना भी शामिल हुए। यानी कि इस बार ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर कौन कौन से देश शामिल हुए, ईरान, यूएई, ठीक है,
सऊदी अरब, अफ्रीका से इजिप्ट, इथियोपिया, साथ ही साथ लैटिन अमेरिका से यहाँ पे अर्जेंटीना भी शामिल हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स समिट में ऑब्जर्वर कंट्रीज के तौर पर कौन कौन शामिल हुआ था इस बार। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ब्रिक्स के बारे में हो गया। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पे होगा, जैसे कि एक तो आप देख सकते हैं कजान में, इस वक्त कजान में चल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे मॉस्को में भी आपका हो सकता है। मॉस्को में कुछ इकोनॉमिक डेलीगेट्स होंगे, और बेसिक तौर पे ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उस टर्म्स में, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो ब्रिक्स देश हैं, इकोनॉमिक टर्मोलॉजी से चाइना की, ठीक है, चाइना तो यहाँ पे जुड़ा ही हुआ है, अमेरिका की, यूके की इस समय कान खड़े हुए हैं कि अगर ये ब्रिक्स के इकोनॉमिक टर्म्स इतने अच्छे हो जाएंगे तो जो पश्चिमी देश है वो कहीं ना कहीं किनारे हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई थी। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 से हुई थी। ब्राजील, रशिया, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के दौरान मिले थे, और उन्होंने कहा था कि चलो भाई हम लोग चाय समोसा पार्टी करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे से मुलाकात होनी शुरू हो गई। ब्रिक पढ़ा, यानी कि 2009 में इसका नाम एक ऑफिशियली तौर पर ब्रिक रखा गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, उस वक्त साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा हुआ था। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। 2023 में 6 देश और जुड़ गए, और ये 6 देश कौन कौन से थे? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को शामिल किया गया। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, यानी कि जैसे ही अर्जेंटीना की सरकार चेंज हुई और उन्होंने कहा कि भाई देखो ये सब लफड़ेबाजी में हमको पढ़ना नहीं है, आप जाओ अपनी मीटिंग करो, हम अपने देश को संभालेंगे। तो यहाँ पे ब्रिक्स जो है अर्जेंटीना है, अब 6 देश के साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2023 में अर्जेंटीना नाम का जो देश था वो ब्रिक्स से बाहर हो गया और उसको जुड़ने से मना कर दिया गया। 2024 में यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान नए सदस्यता ली, यानी कि सऊदी अरब जो है विचार कर रहा है, अभी सोच विचार कर रहा है कि अभी हमको जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, ऑब्जर्वर कंट्री में चाय समोसा पार्टी करने के लिए आ गए हैं कि चलो हम आ जाएंगे, थोड़ा बहुत चाय समोसा नाश्ता पार्टी मिलता रहेगा। तो यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता ले ली है। 2023 में अर्जेंटीना भी जुड़ा था, लेकिन 2024 में अर्जेंटीना की सरकार चेंज हुई और अर्जेंटीना अपने आप को ब्रिक्स से अलग कर दिया। उसने कहा कि भाई हमको ब्रिक्स से नहीं जुड़ना है। विचार कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है कि हम ब्रिक्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण देश है, कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 2019 में जो मेजबानी की गई थी ब्राजील के द्वारा की गई थी। 2020 में रूस ने मेजबानी की थी, लेकिन कोविड की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मेजबानी हुई थी। 2021 में भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेजबानी की। 2022 में चीन ने मेजबानी की, किसके जरिए? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। 2023 में, यानी कि 3 कोविड की वजह से 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से, वहां पे कोविड की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस किए गए थे। और 3 साल के बाद साउथ अफ्रीका 2023 को क्या किया गया? ब्रिक्स का मेजबानी किया जोहान्सबर्ग में। और इस साल जो मीटिंग हो रही है वो रूस के द्वारा की जा रही है और कजान में हो रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसके रिगार्डिंग? ब्रिक्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक और मीटिंग हुई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे हुई। आप लोग याद करके कहाँ पे जा रहे हो? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्रियों की इस साल मीटिंग कहाँ पे हुई, तो आप लोग याद करके गए हो, हाँ भाई रशिया में हुई। ये तो बात सही है कि रशिया ने मेजबानी की थी तो रशिया में। अब रशिया में भी आप लोग याद करके जाते हो कहाँ पे, कि कजान में हुई। लेकिन कजान में जो समिट हुई है वो लीडर, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है। लेकिन जो विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे मीटिंग हुई है? निजनी नोवगोरोड में, यानी कि नोवगोरोड नाम की जगह है रशिया में, वहां पे विदेश मंत्रियों की मीटिंग की गई थी, जिसमें कि एस जयशंकर भी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चल, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आपके ब्रिक्स के बारे में। साथ ही साथ अभी हम लोग यहाँ पे देखें, ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक स्थापित किया जाता है जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना
2015 में की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चाइना में है और कहाँ पे है, शंघाई में है। 9 सदस्य देश हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और कौन कौन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना तो है ही। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है, ब्रिक्स की नहीं बात की जा रही है। ब्रिक्स का ही एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स के सदस्य अलग हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य अलग हैं। इथियोपिया, यूएई, इजिप्ट, ये एक अलग हो गए। जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और इजिप्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट दिल्मा राउसेफ हैं, जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति के तौर पे जानी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति के रूप में देखा गया। प्रेसिडेंट के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट अनिल किशोरा है, जो कि भारतीय है। अब इसके बात करते हैं कि ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है, ब्रिक्स कितना ज्यादा हमारे देश के लिए और विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर के तौर पे देखा जाए तो विश्व का जो जीडीपी, विश्व की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या टोटल 43% कवर करता है मात्र ब्रिक्स देश को अगर मिला दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा, या पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखो तो ये बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। यहाँ पे 17% यानी कि विश्व की जो ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रही है, तो विश्व का 17% मात्र ब्रिक्स देश कर रहे हैं आपस में, यानी कि 17%। तो इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है अमेरिका और यूके के बीच में, जितने भी यूरोपियन यूनियन है उनके बीच में, कि भाई देखो अगर ये ब्रिक्स, इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो हमारी इंपॉर्टेंस क्या होगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रोमिनेंट रोल देखा जाए तो विश्व इकोनॉमी में, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा आता है, कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन 43% कवर करती है। लेकिन अगर विश्व की जीडीपी की बात करें तो विश्व की जीडीपी 30% कवर करती है। अगर आप सोचो कि ये पूरा विश्व है और इसमें 5 देश मिल रहे हैं और उसकी जीडीपी का मात्र 30% सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स कवर कर रहा है, तो हड़कंप नहीं मचेगा बाकी विश्व में? मचेगा भाई, कि ये देखेंगे कि ये देखो यार ये क्या कर रहे हैं, और ये अपने आप में ही एक एक अलग उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। तो देखो ये एक समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समिट को यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र इस बार मालूम है क्या हुआ? इस बार संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटरस भी आए थे। एंटोनियो गुटरस, जो कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब को नफरत की नजर से बोलते थे। नफरत मतलब कह सको कि हेट्रेट शब्द का यूज करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो कि संयुक्त राष्ट्र, रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो संयुक्त राष्ट्र ने बायकॉट किया था कि रशिया का बायकॉट करो। आज वही रशिया के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरस जाके गले मिल रहे हैं। भाई ये एक तरह से हम लोगों की देसी भाषा में इसको दोगलापन कहते हैं। दोगलापन इन द सेंस समझ रहे हो कि आप सामने सामने कुछ और बोल रहे हो और आके दूसरे से गले मिल रहे हो। तो एंटोनियो गुटरस जो है संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब से गले मिल रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग को ब्रिक्स के जरिए, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की थी। ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 अलग देश है, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जुड़ गए थे। 6 नए मेंबर जुड़े, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, और ये 1 जनवरी 2024 से जुड़ गया। सऊदी अरेबिया अभी इस समय सोच रहा है, नहीं, यूएई सोच रहा है, सऊदी अरेबिया सोच रहा है कि जुड़े कि ना जुड़े। ब्राजील की टोटल इकोनॉमी 2.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। रशिया की इकोनॉमी 2.06 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया की इकोनॉमी इस समय 3.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर चल रही है। चाइना की 19.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर चल रही है। साउथ अफ्रीका की 399 बिलियन यूएस डॉलर क्या चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, जीडीपी चल रही है। जीडीपी के यानी कि 1 जनवरी 2024 से जो ब्रिक्स में जो क्या कहते हैं नए मेंबर जुड़े थे, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना अब बाहर हो गया है। अर्जेंटीना जुड़ने से मना कर दिया कि भाई हमको नहीं जोड़ना है। ठीक है, इजिप्ट यहाँ पे 387 बिलियन यूएस डॉलर, इथियोपिया की 156 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी चलती है। ईरान की 367 बिलियन यूएस डॉलर है। सऊदी अरेबिया की 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। साथ ही साथ यूएई की 499 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी के तौर पे बढ़ रही है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में ये सारी की सारी चीजें पूछी जाएंगी। चलो आगे देखते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा था कि कपिल शर्मा के शो पे मैं जाने वाला हूं? आपने कभी सोचा था? ठीक है, नहीं सोचा था ना, मैंने भी नहीं सोचा था। और कपिल शर्मा के शो में मैं क्या, मेरा भूत भी ना जाए। अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आपने सोचा होगा कि 5वां राष्ट्रीय वाटर अवार्ड, जल अवार्ड से नवाजा गया है, और ये किसके द्वारा दिया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति जल पुरस्कार से नवाजा गया। सबसे पहले जल पुरस्कार किसको मिला है? राज्यों के मामले में देखा जाए तो उड़ीसा को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका वितरण किसने किया? राष्ट्रपति जो है हमारी महोदय जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पिछाड़ने के बाद उड़ीसा का नंबर आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5वां नेशनल वाटर अवार्ड किसको दिया गया? उड़ीसा को दिया गया। और किसको नवाजा गया? उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा। पुदुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। यानी कि अब पहले नंबर पर जो कि उड़ीसा, उड़ीसा दूसरे नंबर पर यूपी, आइए हमारे यूपी में, ठीक है, तीसरा यहाँ पे गुजरात और पुडुचेरी, पुदुचेरी एंड गुजरात, ये 3 स्थान एक सिक्योर हो चुका है किसके लिए? नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए। इसके अलावा जिलों को भी दिया गया है। इसमें सबसे पहले जो जिला है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को सर्वप्रथम नेशनल अवार्ड यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है, और ये विशाखापट्टनम का नाम आता है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से, अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे त्रिपुरा नाम, त्रिपुरा में धलाई नाम की जगह है, धलाई को वाटर अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बांदा को दिया गया है। एक वक्त बांदा में पानी की कमी थी, लेकिन एक इकोनॉमिक और आप कह सकते हैं कि इतनी तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और बांदा में पानी ही पानी है। यहाँ पे अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में गांदेरबल को दिया गया है अवार्ड। नॉर्थ में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर को ये जल अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ ईस्ट में देखा जाए तो उड़ीसा के बालांगीर को दिया गया है। ये सभी अवार्ड याद करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे पंचायत को भी दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरल को मिला। ग्राम पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा जो जल की मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का अवार्ड सूरत गुजरात को मिला। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज का अवार्ड सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय राजस्थान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का अवार्ड अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को मिला। ये पीडीएफ आप सभी लोगों को एसएलवी बैंकिंग गुरु में मिल जाएगा। ये एक टेलीग्राम है, वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग क्या कहते हैं, मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप देख सकते हैं, जीए बाय मनीष सर, वहां पे भी आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो कंटिन्यूअसली वहां पे मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके के अवार्ड को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अभी हम लोग को याद करना पड़ेगा। रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं किसके लिए? संदीप गोयनका बने हैं। संदीप गोयनका एक्को के चेयरमैन बनाए गए हैं, सीईओ बनाए गए हैं, और ये एक लाइफ इंश्योरेंस डिवीजन कंपनी के तौर पे जाना जाता है। अभी अभी बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो कुछ अपॉइंटमेंट हुए, कैसे याद करने हैं? सुमंत कटपालिया जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, किस चीज के लिए? इंडसइंड बैंक के अभी सीईओ के रूप में बनाया गया। परवीन कुमार गुप्ता जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बनाए गए। साथ ही साथ आपको याद दिलाते, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो चेयरमैन है, सीईओ एमडी, वो कौन है? इनको अभी नियुक्ति दी गई है गोविंद सिंह को। किसको नियुक्ति दी गई है? गोविंद सिंह को। ठीक है। अविरल जैन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए। एम राजेश्वर राव, उनका जो है एक एक्सटेंशन हुआ है डिप्टी गवर्नर के तौर पे। और प्रथम प्रतीम सेन गुप्ता, ये कौन है? बंधन बैंक के डायरेक्टर सीईओ के रूप में शपथ ग्रहण पे शामिल हुए। तो ये एक रिसेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स यानी कि सिंगापुर फोर्स के द्वारा
दोनों के द्वारा क्या हुआ है, एक शुरुआत हुई है एक्सरसाइज की, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना ने 21 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया। यह दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में कौन से संस्करण का जो एक्सरसाइज हुआ है। तो ये आप लोगों को याद कर लीजिएगा कि जो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स RSAF और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, इसके नाम पे JMT। तो JMT एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? JMT एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। क्लियर? चले चल, तो आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है और ये 2026 से हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन समेत 9 खेल बाहर हो चुके हैं। यानी कि कॉमनवेल्थ में अगर देखा जाए कि इतने खेल बाहर क्यों किए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये सभी अगर देखा जाए तो बजट की कमी हो रही है। उस बजट की कमी के कारण इस 9 खेल को बाहर कर दिया गया है। कहा गया है कि हम लोग इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो 2026 में होगा। नो स्पोर्ट्स यानी कि हॉकी, रेसलिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, इन सब को बाहर किया गया है। तो 10 इवेंट में एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्ट, जिम्नास्टिक, ट्रैक, साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल शामिल है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 10 इवेंट होंगे। इसके अलावा जो इसके पहले टोटल 19 इवेंट थे, 10 इवेंट में से 10 इवेंट शामिल किए गए और 9 इवेंट को बाहर कर दिया गया, कहा कि मेरे बजट से बाहर है। इसके अलावा पैरा खिलाड़ियों की इवेंट होंगे। पहले यह कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आयोजन से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम फालतू के खर्चे को ले। ये एक अच्छी पॉलिसी है। साथ ही साथ इसके बाद गेम्स को जो ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में कराने का फैसला लिया। स्कॉटलैंड ने भी कहा कि देखो भी मेरा भी खर्चा ज्यादा नहीं है, इसलिए हम एक काम करेंगे कि जो एक लिमिटेड खेल है उन्हीं को हम रखेंगे, बाकी के 9 खेल को बाहर कर देंगे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास ये बात गई और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोगों का आयोजन है, आप ही लोगों को करना है, कॉमनवेल्थ आयोजन करना है, तो आप लोग कर लीजिए। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, जिसमें कि 19 खेल शामिल हुए थे और इस साल जो है 10 इवेंट शामिल हुए। आर्चरी और शूटिंग के बर्मिंघम खेल में शामिल नहीं किया गया था और इस बार भारत ने 2020 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 12 मेडल लेकर आए। तो कॉमनवेल्थ गेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे देश के लिए। चलिए आइए देखते हैं, दीपिका कुमारी ने तीर अंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, मनु भाकर का जो कि गोली मारती हैं, शूटिंग करती हैं, उस उनका इतना ज्यादा परचम हो गया कि बाकी सब जो है जो खिलाड़ी हैं जो मेडल वेडल लेकर आते हैं वो बेचारे पीछे दब गए। तो 30 साल की जो है दीपिका, उन्होंने अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 वर्षीय दीपिका को फाइनल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ली जियामन के खिलाफ 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब चूंकि हार गई, अगर जीती तो गोल्ड मेडल ले आती, अगर हार गई है तो इनको सिल्वर मेडल मिला है। ली जियामन जो है ये पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आई थी और ये चीन की टीम का हिस्सा थी। साथ ही साथ दीपिका जो है 9वीं बार विश्व कप फाइनल खेल रही हैं। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है जो दीपिका कुमारी हैं जो तीरंदाजी करती हैं। यहाँ पे भारत के लिए विश्व कप फाइनल में सिर्फ डोला बनर्जी ने स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद किसी ने अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो जब दुबई 2007 में हुआ था तो उस वक्त डोला बनर्जी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद दीपिका भी आई और दीपिका को सिल्वर मेडल मिला है। साथ ही अगर दीपिका ने टूर्नामेंट में 5 सिल्वर मेडल जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और टोटल 6 पदक शामिल किए गए हैं। ये अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने असंगठित श्रमिक के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया। यानी कि ई श्रम नाम का एक एप्लीकेशन है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं।
तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन वेलफेयर अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए शुरू किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय देखते हैं मनसुख मांडविया जी। इसके अलावा खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। पिछले 3 साल की अवधि में 30 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिक को अब तक ई पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर चुके हैं। यानी कि ई श्रम नाम के पोर्टल पर 30 करोड़ से भी ज्यादा ये लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इस पोर्टल से कई योजनाओं को भी जोड़ा गया है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और बहुत सारी योजनाएं जो है ई श्रम से जुड़ा गया है। और ई श्रम जो है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, सरकार की कोशिश है कि एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं उनको जो काम करना है उनको एक सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जा सके, साथ ही साथ रजिस्टर्ड किया जा सके, उनके बारे में मॉनिटर किया जा सके और कुछ भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं उनको वहां तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैंने कल होमवर्क दिया था और आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से होमवर्क किया भी है। भारत भर में प्रतिवर्ष 40वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024, 14 अक्टूबर 2024, 16 अक्टूबर 2024 और 19 अक्टूबर। तो एनएसजी डे कब मनाया जाता है? आप लोगों के आंसर देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत ही आंसर दिया है, 16 अक्टूबर को एनएसजी डे मनाया जाता है। ताज पर जब हमला हुआ था ना, तो यही एनएसजी ने आतंकवादियों को बाहर खदेड़ा था और शूट आउट किया था। तो ये यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनएसजी यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग ब्लैक कैट के नाम से देखते हैं। अगर इनकी ड्रेस वेशभूषा देख लो ना, तो एक हॉलीवुड की जैसे मूवी हम लोग देखते हैं ना, कुछ उसी तरीके से इनकी पूरी वेशभूषा दिखेगी। यानी कि अगर हम लोग इनकी कल्पना करें, हमारे देश की सुरक्षा में पूरा जी जान लगा देते हैं। काउंटर टेररिज्म, यानी कि अगर देखा जाए तो भारत के काउंटर टेररिज्म के रूप में इनको बनाया गया। इनके द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। ये किसने बताया भाई? रजनी ने बताया। बहुत अच्छी, शानदार। ठीक है, एनएसजी एक्ट सन 1986 में तो यहाँ पे लाया गया था पार्लियामेंट में और ये रिक्रूटेड यानी कि इंडियन आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनका जो मोटो है बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। इसके बाद निकिता आई है, नहीं आई है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 2024 40वां रेजिंग डे मनाया गया एनएसजी का। स्थापना 16 अक्टूबर 1944 को हुआ, 84 को हुआ। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, एनएसजी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है पी श्रीनिवासन है। बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुरक्षा, ये एक प्रकार का इनका मोटो से बना हुआ है। तो आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे। क्वेश्चन आंसर्स के तौर के पहले आप लोगों को बताते चले कि कौन बनेगा चैंपियन शुरू हो रहा है। 15 नवंबर को आपका टेस्ट होगा और इसी 15 नवंबर के बेस पर, यानी कि जो सुबह 6 बजे की करंट अफेयर्स चलती है, यहीं से सारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले। अच्छा मौका है, पहले विजेता को 2100, दूसरे विजेता को कितना 1100 और तीसरे विजेता को 500 दिए जाएंगे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कर सके, अपनी पॉकेट खर्चा भी निकाल सके। ये हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। जब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप कंसिस्टेंटली तैयारी करके आप पार्टिसिपेट करें और वहां पे पार्टिसिपेट करने के बाद चीजों को ग्रैस्प करें। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपकी यूपीएससी और बैंक में भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक यूनियन कैबिनेट अप्रूवल दी गई है और ये किसके द्वारा, क्या क्या बातें सही है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 5% increases in dearness allowance to central government employees
एंड डियरनेस रिलीफ टू परमिशन, यानी कि कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से डीए जो है 5% दिया जाएगा और जो डीआर है पेंशनरों को वो दिया जाएगा। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से शुरू किया गया और इसमें 2642 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा टू प्रोवाइड फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स एंड मॉनिटर प्राइस फ्लक्चुएशन इन एसेंशियली कमोडिटीज फॉर कंज्यूमर्स हैज बीन अप्रूव्ड। तो इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं, चलिए देखते हैं। अगर अभी हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी बातें सही लग रही हैं, बी एंड सी वाला बात सही लग रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट 2642 करोड़ का अप्रूवल मिला है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यहाँ पे पीएम आशा योजना की शुरुआत की है और ये किसके लिए, जो फार्मर्स हैं और मॉनिटर प्राइस फॉर फ्लक्चुएशंस इन एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि जो कमोडिटीज है उसमें जो बराबर बदलाव होते रहते हैं ना, उसके लिए यहाँ पे शुरू किया गया। तो ये तो आपका हो गया, आप पर्टिकुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये सारी बातें शुरू की गई। अभी जरा देखिएगा कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, जो डीए बढ़ा है 5% नहीं बढ़ा है, वो 3% बढ़ा है, ठीक है। और जो पेंशनर्स के लिए जो डीआर है वो भी 3% बढ़ाया गया है। ये 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो रेल मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है, 2642 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट लेआउट बनाया गया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा, ये क्या कर रहा है, फेयर प्राइसेस, यानी कि जो कमोडिटीज अगर किसान भाई खरीदेंगे तो उनको सही दाम में सब कुछ मिल सके, इसी तरीके से ये योजनाएं बनाई गई हैं जिनको प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कहा गया। क्या कहा गया? तो ये एक तरह से आपको याद करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट द ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-2022। यहाँ पे कहा गया कि किस संगठन मंत्रालय ने 2021-2022 के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर वित्तीय समावेशन, वो उसको कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो बेसिक तौर पर जहां पे किसी भी प्रकार का वित्तीय या फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे ऐसा गांव, एक ऐसा कस्बा या एक ऐसी आदिवासी जनजाति जगह जहां पे किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। जैसे अगर बैंक नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, तो जिम्मेदारी सरकार और आरबीआई और अन्य संस्थाओं की बनती है कि वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेसिक तौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आपके नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में की गई थी। नाबार्ड को बनाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? नाबार्ड को बनाने के लिए शिवरमन कमेटी का गठन किया गया था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है बंबई में। नाबार्ड को बनाने के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे इस वक्त जो चेयरमैन या कौन है, केवी शाहजी है, केवी शाहजी, केवी शाहजी, ठीक है। नाबार्ड के बहुत सारे सब्सिडीज है, जैसे कि नैब संरक्षण, नैब संरक्षण जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पे जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, नाबार्ड की सब्सिडीज के तौर पे जाना गया। साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम क्या था? नाम दिमाग से उतर रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और उसी के बेसिस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये तो हो गया आप सभी लोगों को। अच्छा, डीए और डीआर में अंतर,
जो वर्तमान में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, जो वर्तमान में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, जो अतिरिक्त भुगतान सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसको डियरेंस अलाउंस कहते हैं। जैसे डियरेंस अलाउंस एक तरह से एक सैलरी तो मिल ही रही है, इसके अलावा कुछ अन्य खर्चे होते हैं कर्मचारियों की, उनको डियरेंस अलाउंस कहते हैं। अब जो डीआर होता है वो पेंशन यानी कि रिटायरमेंट के बाद का अलाउंस होता है, ठीक है। तो जब भी कोई कर्मचारी काम कर रहा हो तो उस वक्त डीए कहलाएगा, और जो डीआर कहलाएगा वो पेंशन यानी कि कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसको हम लोग टीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीआर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया रजनी? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे दूसरा नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, इसको नाफिस बोला गया। क्या बोला गया? नाफिस बोला गया। और ये नाफिस 2021-2022 का सर्वे कराया गया। इस सर्वे में ये कहा गया है, प्राइमरी डेटा मिला है रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे लोग हैं, 1 लाख लोगों के ऊपर एक सर्वे कराया गया। और इस सर्वे को पहली बार यानी कि कोविड-19 के बाद ये सर्वे कराया गया। ठीक है, लाइट जा चुकी है, हम अपना ये बंद कर रहे हैं। थोड़ा सा अंधेरा लगेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, अक्सर सुबह लाइट जाती है, इसलिए मैं वैसे पढ़ाता हूँ। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाफिस 2021-2022 एक डीप इंसाइट यानी कि रूरल इकोनॉमिक के तौर पे जाना जाता है। नाबार्ड जो है जुलाई से लेकर जून तक 2016-2017 में इस परियोजना, इस सर्वे के बारे में बताया गया। अच्छा, नाबार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नाबार्ड फाइनेंस मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये बातें नाबार्ड के बारे में हो गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू सपोर्ट अर्ली कैरियर रिसर्चर्स इन एडवांसिंग इंडिया साइंटिफिक एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनएमएल के द्वारा भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार को आगे बढ़ाने में प्रारंभिक रचनात्मक का समर्थन करने के लिए किसके द्वारा नाम रखा गया? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से देखा जाए तो रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट, यानी कि आप सभी लोग देखते होंगे कि युवा है रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको रिसर्च में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट शुरू किया गया। और ये किसकी तरफ से शुरू किया गया? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि एएनआरएफ के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों की एएनआरएफ के द्वारा। साथ ही यहाँ पे प्रधानमंत्री अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में पहले 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएट किए गए हैं। पहला क्या है? प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट, जिसको हम लोग पीएमईसीआरटी बोलते हैं। दूसरा है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिसको हम लोग महा ईवी मिशन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का एक सपना है, एक कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसको हम लोग विकसित भारत बाई 2047 कहते हैं। तो ये इंडिया रिसर्च इकोसिस्टम को इसी एक योजनाओं का हिस्से के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई हम लोगों की अनुसंधान और रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व के तौर पे घोषित किया गया है? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंद नारायण बर्ड सेंचुरी, तामोर पिंगला सेंचुरी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए आंसर बताना शुरू कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो 8वां टाइगर रिजर्व जो कि आपको रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में ये 8वां टाइगर रिजर्व शुरू किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में
टोटल अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक तरह से आजादी से पहले 26 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यानी कि मध्य प्रदेश को 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। इसके पहले इसको क्या बुलाया जाता था? सीपीबी बुलाया जाता, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज थे, इनको बरार के नाम से बुलाते थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से बुलाते थे। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल के तौर पे जानी जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर के रूप में जाना जाता है। लगातार स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत अवार्ड इंदौर को दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इसके टोटल 55 है, 10 डिवीजन में बने हुए हैं। मंगू भाई शंगू भाई पटेल, यानी कि मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो गवर्नर के तौर पे जाने जाते हैं। और अगर हम लोग गवर्नमेंट की बॉडी की बात करें, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी कि मोहन यादव है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ये कौन है? मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में और भी जानकारी ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क आप लोगों को दिख रहा होगा? तो कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कोसाई नेशनल पार्क, कोसाई नेशनल पार्क। इसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये सभी के सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी हो गई। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी अभी हाल फिलहाल में 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और ये 8वां टाइगर रिजर्व किस रूप में घोषित किया गया? राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप लोगों ने गाना सुना? पानी का रंग देखते, तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मध्य प्रदेश के यहाँ पे राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू किया है। ये 8वां टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश के तौर पे। तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है कि भाई ये देखो, राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग मध्य प्रदेश का 8वां पर्टिकुलर क्या करते हैं, 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। ठीक है। 2022 में टाइगर सेंसस हुआ था और राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा कहा गया कि 3132 वाइल्ड एनिमल है, जहां पे 56 शेर बने हुए, यानी कि 56 टाइगर, 70 अन्य अन्य जाति अन्य प्रजाति के चिड़िया है, लेपर्ड्स हैं। और एक तरह से इसको एक क्या किया गया, टाइगर रिजर्व। तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है? महाराष्ट्र का वो टाइगर रिजर्व के तौर पे जाना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के तौर पे जाना जाता है। तो ये आप लोगों को याद करना है कि हाँ, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा गया है और इस तरीके से हम लोग याद करेंगे किसके बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंपनी हैज साइंड a business-to-business framework agreement with Nepal Oil Corporation for the development of petroleum infrastructure in Nepal। किस कंपनी ने नेपाल में पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे विकास के लिए नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ बिजनेस टू बिजनेस B2B फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी अभी हाल फिलहाल में क्या किया है? अभी अभी हाल फिलहाल में किस कंपनी ने, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने नेपाल के पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ
समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि अब नेपाल की तेल कंपनी और भारत की तेल कंपनी आपस में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में समझें। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है, इनका क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नई दिल्ली। एक इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का क्या नाम है, तो रंजीत रथ नाम है। क्या नाम है? रंजीत रथ। रंजीत रथ। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। लाइट आ गई है, तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग लाइट भी ऑन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी कृष्ण कुमार, जी कृष्ण कुमार, जी कृष्ण कुमार इसके चेयरमैन के तौर पे जाने जाते हैं। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में। अगर हम लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में है। ठीक है, अभी हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, अच्छा बीपीसीएल की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बंबई में, मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे तो वी सतीश कुमार को अभी अभी हाल फिलहाल में इनको नियुक्ति दी गई है। किसके लिए? यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वी सतीश कुमार, वी सतीश कुमार इसके चेयरमैन है। और इसके किसकी जगह पे आए हैं आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। श्रीकांत माधव वैद, श्रीकांत माधव वैद इनकी जगह पे इनकी नियुक्ति की गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड रजनीश नारंग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रजनीश नारंग, रजनीश नारंग। ठीक है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे चेयरमैन के तौर पे जाने जा रहे हैं। इनको याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें आपके एग्जाम के स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछी जाती हैं और करंट अफेयर्स के रूप में तो आएंगी ही आएंगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस संगठन ने गरीबी समृद्धि और गृह रिपोर्ट 2024 पॉली क्राइसिस से बाहर निकलने के रास्ते रिपोर्ट में खुलासा किया है। कहा है कि भारत में 129 मिलियन नागरिक अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह भी बताया गया था कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, और ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा रिपोर्ट निकाली गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मेरा बेटा जो है ना बहुत परेशान करता है, देख रहे हो आप लोग, ये जो है हमेशा करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो हमेशा दिक्कत पैदा करता है। तो ये अगर देखा जाए तो इसको जाओ तुम्हारा अपना रास्ते पे, और अभी हम करंट अफेयर्स लेने दो। तो यहाँ पे किस संगठन ने गरीबी समृद्धि और गृह रिपोर्ट 2024 पॉली क्राइसिस से बाहर निकलने के रास्ते में रिपोर्ट में खुलासा किया है, और भारत में 129 मिलियन नागरिक अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं, इस तरीके से बताया गया। तो ये एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिवील्ड दैट द इंडिया हैज 129 मिलियन सिटीजन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, और ये बेसिक तौर पे 129 मिलियन नागरिक अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसने बताई है? ये वर्ल्ड बैंक ने बताई। आप लोगों को बताते चले कि एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अभी अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार को हेल्थ केयर करने के लिए लोन सैंक्शन किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप सभी लोग को याद होना चाहिए, मांडुलियंग यानी कि मनीला, मनीला में है, मनीला। ठीक है, मसात्सुकु असाकवा, मसात्सुकु
आसाकोवा, ये इसके अध्यक्ष हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी देख लीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक अभी हाल फिलहाल में पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी और प्लैनेट रिपोर्ट निकाला गया है। पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी और प्लैनेट रिपोर्ट 2024 का पॉली क्राइसिस के ऊपर निकाला गया है। ये बेसिक तौर पे ये बताया गया कि भारत में 129 मिलियन नागरिक जो हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी झेल रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिक तौर पर 180 मिलियन यूएस डॉलर पर डे के रूप में कमा रहे हैं, यानी कि 180 रुपए से भी नीचे इनकी आय चल रही है। ये बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति है। कौन सी स्थिति है? खतरनाक स्थिति है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, ये अगर देखा जाए तो कहा गया है कि अगले पिछले 10 सालों में 3% बिलो हुई है, लेकिन 38 मिलियन पॉवर्टी जो है 2021 में देखी गई थी, और ये पर कैपिटा ग्रोथ के अकॉर्डिंग बहुत कम इनका ग्रोथ रेट है। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है अजय सिंह बंगा। क्या नाम है? अजय सिंह बंगा। और ये जो है जून 2022 में इनको, जून 2023 में इनको बनाया गया था। जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबरशिप अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के टोटल मेंबर्स कौन से हैं? 189 मेंबर है, 173 आईडीए है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 5 संस्थाएं हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और एमडीसीओ, यानी कि वर्ल्ड बैंक के एमडीसीओ के रूप में अंशुला कांत। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? कार्मेन रेनहल्ट। और राजेश खुल्लर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वर्ल्ड बैंक की तरफ से अन्य रिपोर्ट भी निकाली जाती है, और वो रिपोर्ट कौन कौन सी है? अगर हम देखें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड बैंक निकालता है। रेमिटांसेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। यूनिवर्सल हेल्थ एंड कवरेज इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो इनको याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा और नौकरियां वार्षिक समीक्षा 2024 जारी की है? कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनमें से ऐसे किस संगठन ने आईएलओ के सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा और नौकरी वार्षिक समीक्षा 2024 का रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा जो एजेंसी है, आईएलओ के द्वारा सहयोग से एक रिपोर्ट निकाली गई है, जिसको कहा गया है नवीकरणीय ऊर्जा नौकरियां वार्षिक समीक्षा 2024। इस तौर पे अगर देखें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी और जॉब्स, यानी कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे जॉब्स क्रिएशन हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाली गई। ठीक कहा गया है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी और जितने भी प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा है, उसमें पिछले 2022 की तुलना में यहाँ पे 74% पावर जनरेशन बढ़ा है, यानी कि ऊर्जा की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सोलर पावर जनरेट कर रहा है, वो 2023 में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। इसमें कहा गया है कि चाइना, यानी कि जो चाइना है, 63% अपनी पावर ऊर्जा जनरेट कर रहा है। और इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद भारत का नंबर आता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के बारे में आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है, और इंडिया यानी कि इंडिया गुरुग्राम हरियाणा में है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के बारे में इसकी जो होस्टिंग की जा रही है, वो होस्टिंग मेजबानी देश इंडिया कर रहा है। अजय माथुर इसके चेयरमैन है। अजय माथुर इसके चेयरमैन, ठीक है।
चल आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अगर हम लोग देखें एरेना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एरेना एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को ला कैमरा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को ला कैमरा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का? हेडक्वार्टर अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है और इसकी स्थापना सन 2011 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 2011 में रखी गई थी। आइए देखते हैं अगला। अगर हम लोग आईएलओ के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। सन 1919 में किसकी स्थापना हुई थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि श्रम कानून को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है अंतरराष्ट्रीय देशों में। तो संयुक्त राष्ट्र की एक इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पे जाना जाता है। ये डायरेक्टर जनरल इसके गिलबर्ट हाम्पो है और जिनेवा में हेडक्वार्टर है। आईएलओ की अगर देखा जाए तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 187 है मेंबर नेशंस और वही 1919 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये बात तो हो गई हम लोगों के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। आगे देखते हैं किस राज्य को तटीय और नदी तट संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक से 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोगों ने अभी अभी आपको बताया कि एशिया डेवलपमेंट बैंक ने क्या करता है? लोन सैंक्शन करता है और चौथा सबसे बड़ा शेयर किसके पास है? भारत के पास है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार को प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में, कुछ नई नई चीजें जानते हैं जो हो सकता है कि आपका नॉलेज गेन कर। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल फिलहाल में 42 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है। किस क्षेत्र को? नेचुरल इन्वायरमेंट और साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए, पर्यावरण के जो कोस्टल प्रोडक्शन है उनको प्रमोट करने के लिए भी बनाया गया। ठीक है, अभी आगे देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 1924 में महाराष्ट्र और गुजरात के पहले सन 1924 में 1924 में स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एजेंसी के रूप में इस राज्य को बनाया गया था। यानी कि इसको अंग्रेजों के द्वारा जो नाम दिया गया था स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एजेंसी का बोला जाता था। सन 1944 में 1944 में फिर से गुजरात को एक तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया और गुजरात को रीऑर्गेनाइज एज अ बड़ौदा के रूप में किया गया और वेस्टर्न इंडिया गुजरात स्टेट एजेंसी बनाया गया। सन 1948 में जब 1947 में देश आजाद हो गया तो गुजरात और महाराष्ट्र को सौराष्ट्र के नाम से जाना गया। किसके नाम से? सौराष्ट्र के नाम से जाना गया और महाराष्ट्र को काठियावाड़ के नाम से जाना गया। सन 1956 में क्या किया गया कि मर्ज विद स्टेट ऑफ बॉम्बे, यानी कि जो बॉम्बे था जो एक अलग राज्य के रूप में जाना जाता था, तो 1956 में क्या किया गया? महाराष्ट्र के अंदर ले आया गया और इसको रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट बनाया गया 1956 में। सन 1960 में स्टेट ऑफ बॉम्बे को एकदम स्टेट के अंतर्गत यानी कि गुजरात से अलग करके महाराष्ट्र के अंदर लाया गया। तो ये तो कुछ एक ऐसी राज्य के बारे में थी जो शायद ही आप लोगों को थोड़ा सा पता हो। अगर हम लोग देखें यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में तो 1 मई को महाराष्ट्र मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसको शुरुआत में स्टेट ऑफ बॉम्बे के तौर पे जाना जाता था या आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को स्टेट ऑफ बॉम्बे के रूप में हम लोग जानते थे। सर 1 मई सन 1960 को फॉर्मेशन किया गया और महाराष्ट्र नाम रखा गया और पहले यहाँ पे इसका जो राजधानी थी मुंबई के रूप में जाना गया था और मराठा राज्य के तौर पे महाराष्ट्र का नाम मराठा से लेकर आया और मराठा से लेकर बना। यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। ये है टोटल हमारे पर्टिकुलर महाराष्ट्र का पूरा मैप। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कि महाराष्ट्र की फॉर्मेशन 1 मई 1960 में की गई थी।
गवर्नर कौन है इस वक्त? गवर्नर के तौर पे अगर देखा जाए तो 1 मई सीपी राधाकृष्णन के तौर पे जाने जाते हैं, यानी कि किसी एक राज्य के प्रथम व्यक्ति के तौर पे जाना गया। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। टोटल महाराष्ट्र की जो एरिया है 3,07,713 किलो वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसके बाद जो महाराष्ट्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रूप में जाना जाता है वो ये है कि लावनी फोक डांस यानी कि लोक नृत्य के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाकट नाम का लोक नृत्य महाराष्ट्र में जाना जाता है। कुछ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं और वो फेस्टिवल्स जो है गणेश पूजा के तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वहां पे जय जय महाराष्ट्र माजा जो कि राजकीय भाषा के रूप में, राजकीय गान के रूप में जाना जाता है और मराठी बोली जाती है। वहां पे गिलहरी, एक जियांट गिलहरी है और उसका एक मैमल के तौर पे महाराष्ट्र की जो बर्ड है यानी कि जो स्टेट बर्ड के रूप में येलो पिजन यानी कि पीला तोता, ठीक, फिश के तौर पे रोहू मछली और इंसेक्ट ब्लू मॉर्मन। इस तरीके से जो आम का पेड़ है वो राजकीय वृक्ष के तौर पे जाना जाता है महाराष्ट्र के राजकीय वृक्ष में। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एक गाना चल रहा हो, गोवा और महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा आप लोग देखते होंगे जो मछुआरे हैं उन मछुआरों का सबसे पसंदीदा जो फेस्टिवल्स होता है उसको हम लोग कोली कहते हैं, ठीक है, विराट कोहली नहीं, कोहली कहते हैं। और ये जो कोहली है ना ये काफी पसंदीदा और बहुत ही इंजॉय से ये लोग डांस करते हैं जिससे कि इनका एक इंजॉयमेंट भी होता है, ठीक है। तो कोहली नाम का जो इंजॉयमेंट है वो आप लोग देख सकते हैं कि गोवा और महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख डांस फॉर्म के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लेजिम डांस, मजीरा लेके टन 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 टारा ये लोग करती रहती हैं। और ये मराठा जो है ना वो एक मराठों की कहानी अगर आप लोग पढ़ने चलेंगे ना तो पूरा मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ और भी फेस्टिवल्स हैं जैसे कि गाफा, दही कला, दस अवतार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के तौर पे जाने जाते हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, वेस्टर्न घाट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल, ये सभी की सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत रखी गई है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के द्वारा रखी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ ऐसे नाट्य नृत्य होते हैं जो कि महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे जाने जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बोहड़ा और पोवड़ास, ठीक है। तो गणेश पूजा के दौरान पोडास होते हैं और बोहड़ा जो होते हैं एक नाट्य नृत्य के तौर पे जाने जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का नौटंकी चलता है ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र का बोवड़ास चलता है। क्या चलता है? बोवड़ास चलता है। आइए देखते हैं हम लोग इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का हिस्टोरिकल टर्मिनल स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। प्रतापगढ़ का जो वेल्लोर फोर्ट है इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है, यानी कि ये महाराष्ट्र की आन बान और शान के रूप में जाने जाते हैं। यूनेस्को का एलिफेंटा की गुफाएं, कैलाश की कैलाशनाथ टेम्पल और अजंता की गुफाएं, ये सभी की सभी आपके महाराष्ट्र के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रखे गए। इसके अलावा यहाँ पे आपके डैम और नदियां हैं। सबसे बड़ी नदियों का जो सोर्स होता है महाराष्ट्र में आप गोदावरी के रूप में देख सकते हैं। गोदावरी नदी पर कुछ बांध बने हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि जय कावड़ी बैंड डैम और गंगापुर डैम। कोयना नदी कहाँ पे बहती है? कोयना नदी आपकी महाराष्ट्र में बहती है। वहां पे कोयना डैम और कोलकेवाड़ी डैम बनाया गया। इसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। जय ने गंगा या गोदावरी से कहा कोयना बांध कल देखने चलती हैं। तो गोदावरी और कोयना, गोदावरी नदी, जय कावड़ी डैम, गंगापुर डैम और कोयना नदी पर कोयना डैम और कोयना बांध है। खड़क सिंह या मुंशी ने माथे पर लिखवाया आई लव माई इंडिया। ये एक ट्रिक है जो कि नदियों के नाम और बांध के नाम याद कर सकते हैं। जैसे कि नदियों के नाम है मूला,
तो मूला नदी कहाँ पे बहती है? मूला नदी आपके महाराष्ट्र में बहती है और यहाँ पे मुल्ची डैम और मूला डैम बनाया गया। खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, तो मोथा नदी पर क्या बहती है? खड़क वासला डैम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़क वासला डैम जो कि महाराष्ट्र की सबसे विवादित परियोजनाओं में से जाना जाता है, इसको हम लोग खड़क वासला डैम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी तंसा, गिरना, भोगवती नदी यहाँ पे बहती है महाराष्ट्र में। ठीक है, और बहुत सारी नदियां हैं और इनके ऊपर डैम भी है। आप सभी लोगों को कल मैंने आपको क्या बताया था? नेशनल पार्क बताया था। नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, और ये सभी नेशनल पार्क आपके किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, संजय चंदन और गुगामल ने महाराष्ट्र के नावेगांव में ताड़ का पेड़ बोया। ताड़ का पेड़ समझते हो? ताड़ी, ठीक है, जिसको कच्ची शराब कहते हैं। तो ताड़ का पेड़ बोया। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क और नावेगांव नेशनल पार्क, ये सभी नावेगांव नेशनल पार्क आपके कहां पे आते हैं? ये आपके महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, तो स्टेट के बारे में मैंने बता दिया। आप लोगों ने कहा था ना कि सर स्टेट के बारे में बताइएगा जरूर, तो एक स्टेट जरूर कुछ ना कुछ रिवीजन चलता रहेगा, इससे आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगा और एग्जाम की तैयारी भी होती रहेगी, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत ने सितंबर 2024 तक 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन चुकी है? तो यहाँ पे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना नाम दर्ज कर चुका है। यानी कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सितंबर 2024 तक 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाली दुनिया की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना नाम दर्ज किया गया है। इसके अलावा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्ट 700 बिलियन यूएस डॉलर पहली बार सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका, चाइना और यूके के बाद सबसे ज्यादा मुद्रा भंडार किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस महात्मा गांधी अवार्ड अंडर द सीएसआर एक्सीलेंस एंड सोशल इंपैक्ट कैटेगरी। एक कैटेगरी बनाई गई है, उस कैटेगरी में यह कहा गया है कि किस कंपनी को सीएसआर उत्कृष्टता और सामाजिक प्रभाव श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित महात्मा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। महात्मा पुरस्कार से नवाजा गया है और ये जेके टायर इंडस्ट्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेके टायर इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। एक किताब लिखी गई है वार, और ये वार किसके द्वारा लिखी गई है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वार किसके द्वारा लिखा गया है? तो बॉब वुडवार्ड के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वार। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क आता है, इस होमवर्क को याद कर लीजिए। क्वेश्चन आ रहा है कि किस मंत्रालय ने टेली मानस के 2 साल पूरा करने में जश्न मनाया? यानी कि विच मिनिस्ट्री हैज सेलिब्रेटेड द कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स टेली मानस। टेली मानस नाम का एक योजना है, उस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा जश्न मनाया गया है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपने एंजॉय किया होगा। तो ज्ञान की वृद्धि भी हुई, मजेदार तरीके से आप लोगों को बताया भी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करेंगे, अपने अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे और इम्पोर्टेंटली क्या होगा, इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कंठस्थ करना है तो जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से डबल एक्स यानी कि 2x फॉरवर्ड मोड में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।